जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। अभी जैसे एजुकेशन हवलदार का नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप जो बच्चे एलिजिबल हैं उन्होंने इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा और साथ ही अपनी एप्लीकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। 2-3 चीज़ों का डाउट है बच्चों का, उस डाउट के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके। काफ़ी बच्चों के कॉल्स आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर एजुकेशन हवलदार की एज जो है वो क्या है। तो बच्चों जैसे नोटिफिकेशन में क्लियर है, एजुकेशन हवलदार का जो एज क्राइटेरिया है वो 20 साल से 25 साल के बीच में है। 20 साल से छोटा ना हो, 25 साल से ज़्यादा ना हो। एज ब्रैकेट जो उसने दिया है उसमें, यानी जो आयु सीमा दी है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेके यानी 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई एज का रिलैक्सेशन उसमें नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि आर्मी के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो जवान लेवल पे हो, अग्निवीर लेवल पे हो, एजुकेशन हवलदार हो, जेसीओ के लेवल पे हो या ऑफिसर कैटेगरी में हो, किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है ना, आज तक नहीं दी गई है। केवल एक बार वन टाइम मेजर के लिए एक बार एज रिलैक्सेशन दी गई थी। कब दी गई थी? जब कोविड के बाद, उसके 2 साल बाद जब भर्ती आई थी तो 2 साल की छूट दी गई थी, जब फर्स्ट टाइम अग्निवीर योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि 2020 के बाद रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, पहला रिक्रूटमेंट 2022 में आया था, तो वन टाइम मेजर के लिए ये रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन दी गई थी। अब अलग अलग सवाल बच्चों के मेरे पास आए हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? तो बेटा ऐसा है, ओबीसी कैटेगरी का जो 3 साल का रिलैक्सेशन है वो सिविल की जॉब में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जॉब में है, पुलिस की जॉब में है, लेकिन सेना आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल या कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। फिर कुछ बच्चे ने एससी एसटी के जो एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा है। एससी एसटी जो कैटेगरी है उनके लिए भी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। जैसे कि सिविल की जॉब अगर कोई हो, पुलिस की जॉब हो, पैरामिलिट्री यानी बीएसएफ सीआरपीएफ, इन सब में भी 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन सेना में, आर्मी में, अग्निवीर, सोल्जर, हवलदार की वैकेंसी हो, जेसीओ की वैकेंसी हो, ऑफिसर की वैकेंसी हो, किसी भी रिक्रूटमेंट में, किसी भी भर्ती में कोई रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए नहीं है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पिताजी फ़ौज में हैं या मेरा भाई फ़ौज में है, यानी वो रिलेशन की बात करते हैं, जिसको हम रिलेशन भर्ती या उसकी बात करते हैं। तो क्या जिन बच्चों का रिलेशन सर्टिफिकेट बना है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन है? तो ऐसा भी नहीं है, कोई एज रिलैक्सेशन उनके लिए भी नहीं है। यानी मोटा मोटा अगर हम बात करें तो किसी भी कैटेगरी में कोई एज रिलैक्सेशन फ़ौज में नहीं दिया जाता, ना एजुकेशन हवलदार में दिया जाता है, ना अग्निवीर की भर्ती में दिया जाता है, ना नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, किसी भी रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये भर्ती जो है बहुत साल बाद आई है। जैसे कि हमने बताया था कि करीब 8-9 साल, जो लास्ट रिक्रूटमेंट है 2017 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 2017 में ही वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था सेना ने। उसके बाद कोई प्रोसेस हुआ नहीं। अब 2025 आ चुका है, तो मान के चलो करीब 8-9 साल बाद ये वैकेंसीज आई हैं। बिल्कुल बच्चों का कहना जायज़ है कि सर हम तो एजुकेशन हवलदार के इंतज़ार में ही हम ओवरेज हो गए, क्योंकि हमें तो चांस ही नहीं मिला एजुकेशन हवलदार के लिए अप्लाई करने के लिए। आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेना की रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, जो उनका जो पॉलिसीज़ हैं, वो उनमें कोई छूट, किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट वो कभी लेके नहीं आते। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट उस टाइम होती है जब उनको भर्ती में करना होता है या भर्ती लेनी होती है या उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करना होता है, वो तब के मापदंड को अपना के वो भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो अब ये जो भर्ती आई है ये 2025 की है आप मानो, तो अब जो रिक्रूटमेंट का एज क्वालिफ़िकेशन या जो भी चीज़ इसमें मानी जाएगी
वो आज के हिसाब से वो कंसीडर करेंगे, ना कि वो पीछे का कोई उसमें रिलैक्सेशन देंगे। तो ये अगर आप सोचते हो कि सर 8-9 साल बाद आई है भर्ती, हमें कुछ इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो वो एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगा। सर मैं एक चीज़ पूछ रहा था, अभी ये नोटिफिकेशन तो आ गया है, तो जो बच्चे एलिजिबल बन रहे हैं वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब जी। तैयारी का क्या रहेगा, खुंगा एकेडमी इसमें कैसे बच्चों को तैयार करेगी? देखो, एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट है, ये काफ़ी पहले से होता आ रहा है, और हम 2011-12 से हमने स्टार्ट, तो हमारा 2009 में हो गया था, लेकिन फर्स्ट एजुकेशन हवलदार का बहुत दिन बाद रिक्रूटमेंट 2011 के आसपास आया था। तब से लेके 2017 तक कंटिन्यू 4-5 बार हर साल जो है रिक्रूटमेंट हुआ था। पहले जो एजुकेशन हवलदार का रिक्रूटमेंट होता था वो 2 कैटेगरी में होता था, एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे, दूसरे नॉन साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो उसमें हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते थे उनको हम रिटन टेस्ट की तैयारी कराते थे, रिटन के साथ साथ उनको फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते थे। जो बच्चे रिटन फिजिकल सब क्लियर करके आते थे उनका फिर एक इंटरव्यू होता था, जिसमें उनका एक टेस्ट लिया जाता था, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। तो उसका हमारे पास बड़ा अच्छा बैच बनता था, पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते थे। तो जो लास्ट का अगर मैं बताऊं 2017, मैं वो फ़ोटो भी जल्दी ही हमारे यूट्यूब पर उस पर शेयर करने वाला हूं। उस 2017 वाला जो रिक्रूटमेंट था एजुकेशन हवलदार में, उसमें हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, करीब 83 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन थे, जो इंटरव्यू पास करके, सारी सिलेक्शन पास करके जो पंचमढ़ी आर्मी एजुकेशन कोर्स सेंटर में ट्रेनिंग के लिए गए थे। और हम पर्सनली उनसे मिलके भी आए थे ट्रेनिंग के दौरान, वो फ़ोटोज़ भी हम शेयर करेंगे आपके साथ ज़रूर। बड़ा अच्छा बड़ा बैच था वो। उससे पहले का जो बैच था 2016-15 में जो हुए थे, उनमें भी अबाव 80, 90, 100 ऐसे हर बैच में हमारे बच्चे जो है सेलेक्ट होते थे। मतलब फाइनली एजुकेशन हवलदार में डिफरेंट जगह पोस्टिंग है उनकी, अभी भी वो कांटेक्ट में है, बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। और ये मैं एक बार सर को इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो सर बता रहे हैं 80, 88, 85 इनटेक, ये करीबन उस टाइम पे दोनों का मिला के 240-250 बच्चे सेलेक्ट होते थे, उसमें ये नंबर था हमारा। यस, टोटल जो वैकेंसी थी वो लास्ट बैच था, वो सबसे बड़ा बैच था, करीब 242 सिलेक्शन हुए थे टोटली। जो आर्मी एजुकेशन कोर्स सेंटर में जो गए थे, उसमें साइंस स्ट्रीम के और आर्ट्स स्ट्रीम दोनों को मिला के थे, तो उसमें से 83 के करीब जो है वो खुंगा एकेडमी से सिलेक्ट होके गए थे। तो इतना बढ़िया हमारा सिस्टम था, इतना बढ़िया तरीके से उन बच्चों को तैयारी की जाती थी कि सिलेक्शन तो उनका बिल्कुल होना ही था। जिस हिसाब को उनको प्रिपेयर किया जाता था, जिस हिसाब से उन बच्चों को गाइडेंस दी जाती थी, जिस हिसाब से वो बच्चे खुद भी, उनका इतना जज्बा होता था। तो सेम इस बार भी ये जो 2025 के लिए आई है, तो इसको हम अभी मार्च में ही इसका बैच रिटन टेस्ट के लिए लॉन्च कर रहे हैं द्वारका मोड़ ब्रांच पे। आपको आना है, यहाँ पे अपना एडमिशन लेना है। आपका जो रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले वो ऑनलाइन है, सीबीटी, जिसका सिलेबस आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि एक पेपर 50 नंबर का है, दूसरा सब्जेक्टिव जो पेपर है वो 100 नंबर का है। वो दोनों पेपर आपका एक दिन में वन डे एग्जाम में कंडक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई टायर 1 टायर 2 होगा। तो उन दोनों टेस्ट की तैयारी हम यहाँ पे हमारे एकेडमी में कराएंगे। जो बच्चे यहाँ पे तैयारी के लिए आएंगे उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी, उनका रहने की व्यवस्था, उनकी क्लासेस की व्यवस्था, उनका कोचिंग की व्यवस्था, वो सारी यहाँ पे कराई जाएगी। और साथ साथ फिजिकल को भी लिए उनको तैयार करेंगे, क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद जून में मान लिया रिटन टेस्ट है, तो जल्दी ही हो सकता है 1-2 महीने में उनका फिजिकल टेस्ट हो, तो उनको फिजिकली भी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर कराना पड़ेगा ताकि वो फिजिकल में भी पास हो सकें। और फिजिकल के बाद उन बच्चों का होगा इंटरव्यू, तो हो सकता है उसमें टाइम कम हो, तो बीच में रिटन के साथ हम ऐसा कुछ मॉड्यूल लेके आएंगे कि थोड़ा सा उनका इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराते रहें, ताकि अगर एकदम से अगर कोई जल्दी नज़दीक डेट आ जाती है तो उन बच्चों को ये ना हो कि उनका कोई पढ़ाई में, उनके इंटरव्यू में, उनके फिजिकल में कोई लॉस हो जाए, है ना। उस तरीके से हमने अपना जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया है अभी। तो आप मार्च में मंडे से हम लॉन्च कर रहे हैं, 17 से। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बढ़िया हॉस्टल व्यवस्था है, और सुबह 9 से लेकर रात को 5 बजे 6 बजे तक का जो है पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल आपका बना होगा। उस ट्रेनिंग के हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आर्मी की भर्ती भी आ गई है, उसका नोटिफिकेशन है, उसमें जैसे जीडी ट्रेड, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग, एजुकेशन हवलदार, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एजुकेशन हवलदार वालों की कहीं मिक्सअप क्लासें होंगी, या टोटली एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलग ही बैच होगा? बिल्कुल। और बाकी ट्रेड वालों के लिए भी? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसमें मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक ट्रेड की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक ट्रेड की जो सिलेबस है वो अलग है, अलग
हर जो ट्रेड है उसके लिए जो पेपर के जो मापदंड हैं, जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनको अगर मिक्सअप किया जाएगा तो वो अच्छे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि अगर अग्निवीर जीडी की बात करें तो उनका सिलेबस डिफरेंट है, वो 10th लेवल के बच्चे हैं। फिर अगर हम ये बात करें क्लर्क के, तो क्लर्क में इंग्लिश पे बड़ी तवज्जो दी जाती है, इंग्लिश का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग टेस्ट है उन बच्चों के लिए, तो उसका बिल्कुल सिलेबस डिफरेंट रहेगा। टेक्निकल वाले बच्चे हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है 11th-12th लेवल का, उसका अलग महत्व है, उनको अलग तैयारी कराने की ज़रूरत है। नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी बड़ा सबसे मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए उनको तैयारी करानी पड़ेगी। और ये सारी ट्रेड के अलावा जो अभी एजुकेशन हवलदार आया है, ये ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है ना, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए, तो इनका लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा इन बाकी जो ट्रेड्स हैं इनके साथ। तो उनको अगर मिक्सअप कर दिया तो उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे या पास नहीं हो पाएंगे। तो हम उसी तरीके से बिल्कुल हर ट्रेड की क्लास अलग अलग चलाई जाएंगी, बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल आपका जो पेपर होगा वो भी अलग होगा, आपका जो असाइनमेंट्स होंगे वो भी अलग होंगे, आपकी जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन सर आ रहा था कि क्या केवल और केवल लड़के अप्लाई कर सकते हैं कि एजुकेशन हवलदार में लड़कियां भी एलिजिबल है? देखो अभी फ़ौज में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं और कई जगह आपने देखा होगा एनडीए में लड़कियों के लिए एंट्री आ गई है ना। परमानेंट कमीशन में भी लड़कियां बड़ा अच्छा कर रही है। एजुकेशन हवलदार में भी काफ़ी डिस्कशन में रहा था कि लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाए, लड़कियों के लिए एजुकेशन हवलदार में भर्ती की जाए उनके लिए। बट इस बार जो है ये ऐसा नहीं हुआ है। इस बार की जो रिक्रूटमेंट है 2025 की, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स यानी पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है। लड़कियां इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो मे बी अगले कुछ सालों में अगला रिक्रूटमेंट जब होगा तब तक ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाए या ऐसी रिक्वायरमेंट फ़ौज में आए कि लड़कियों को भी वहाँ चांस दिया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। अब लड़कियों के लिए जो कई सालों से चल रही है पिछले, वो है वुमेन मिलिट्री पुलिस, जिसमें पहले तो 100 वैकेंसी ली जाती थी। अग्निवीर आने से वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीज़ की गई है। तो जो लड़कियां 10th पास हैं, जो बेटियां 10th पास कर रखी है, अगर वो सेना में जाना चाहती हैं, फ़ौज में भर्ती होना चाहती हैं, तो वुमेन मिलिट्री पुलिस का अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि अग्निवीर कैटेगरी में आता है। आप उसमें अप्लाई करें। उसमें भी सेम प्रोसेस है जो अग्निवीर जीडी में है कि आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल मेडिकल, फिर आप फाइनल मेरिट में आते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे सेना में जो पुलिस कोर है, मिलिट्री पुलिस है उसको। तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो सर मैं आपकी बात सुन के समझ के इस बात के कंक्लूजन पे आया हूँ कि जो खुंगा एकेडमी जो है एजुकेशन हवलदार के लिए इस टाइम पर यदि कोई भी एकेडमी या इंस्टीट्यूट तैयारी कराने वाला है, उसमें सबसे पुरानी है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा खुंगा एकेडमी पर ही भरोसा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो आपका सबसे मेन जो एडवर्टीजमेंट है, सबसे मेन आप जो बच्चों को जो मतलब आप दिखा सकते हो वो आपके रिजल्ट्स हैं। और एजुकेशन हवलदार में हमने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और मुझे तो अभी भी बड़ा अभी ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इतने साल से बड़ा दिल हमारा दुखता था कि बच्चे फ़ोन करते थे कि सर एजुकेशन हवलदार की भर्ती कब आएगी। तो उनको सिर्फ ये कह के हमें बताना पड़ता था कि शायद एजुकेशन हवलदार की भर्ती फ़ौज ने कैंसिल कर दी है, आगे से भर्ती कभी नहीं होगी। तो उन बच्चों का भी बिल्कुल चेहरा उतर जाता था, उनका भी बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता था। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है या फ़ौज की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो एजुकेशन हवलदार जो होते थे उनको किसी दूसरे रोल में उनके लिए एक अलग से सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है कि दोबारा से रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया जाए। और हाँ, ये भी इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये रिक्रूटमेंट जो है बहुत रेगुलर ना हो, रेगुलर यानी एनुअल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है आईटी, साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, फिर लिंग्विस्ट, तो हो सकता है कि वो 1-2 बार के लिए या उनको जो वैकेंसीज उनके पास अभी उन्होंने बनाई होंगी वो 1-2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर वो पूरा कर लेते हैं तो बहुत कंटिन्यू भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो हर साल एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाल दिया जाए, लेकिन हर साल होने का चांसेस कम है। क्योंकि जैसे जेसीओ कैटरिंग है ना, और उसके बाद आपका ऑटो सर्वेयर है, हवलदार एसएससी जिसको बोलते हैं, उनका भी रिक्रूटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट होता है। जब वैकेंसी जनरेट होती हैं तो वो रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि एजुकेशन हवलदार में भी ऐसे ही होगा कि अभी जो ये एजुकेशन हवलदार की जो 3 कैटेगरी में वैकेंसी इन्होंने निकाली है, 3 ट्रेड में जो निकाली है, वो
इस बार अगर फिल कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ दिन लोगों को वेट करना पड़े अगले रिक्रूटमेंट के लिए, तो बहुत रेगुलर नहीं होगा ये, ठीक है। तो और आपके पास जो अभी एलिजिबल है, आपको ये अच्छा चांस है, इसको आप बिल्कुल एक टारगेट मान के इसको तैयारी करो ताकि इसमें आप सेलेक्ट हो सकें। चलो सर, सारे डाउट लगभग क्लियर है। सिर्फ एक चीज़ और बता दो, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है ना? बिल्कुल परमानेंट रिक्रूटमेंट है और 24 इयर्स मिनिमम सर्विस आपको इसमें करनी है। 49 इयर्स तक आप जो है इसमें फ़ौज में रहेंगे। एक्सटेंशन है 2 साल की। अगर आप प्रमोट होते हैं, जेसीओ बनते हैं, सूबेदार मेजर बनते हैं, आगे आपका प्रमोशन होता है, वो फिर आपकी उसी हिसाब से लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती जाएगी। और दूसरा एक और चीज़, अगर आप एजुकेशन हवलदार भर्ती होते हैं तो आप फ़ौज में, आर्मी में या किसी भी दूसरे मतलब एयरफोर्स, नेवी में कमीशन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरनल जो सर्विस एंट्री जो होती हैं उनमें भी आप कमीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, यानी आप अफसर भी बन सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में रहोगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि आप शिक्षा से जुड़े रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। आप उनको पढ़ाई के टच में रहोगे तो आप आगे करियर प्रोग्रेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि सर ग्रेजुएशन के बाद हवलदार में, अरे ग्रेजुएशन के बाद आप हवलदार जो बन रहे हैं, ये आर्मी के जो हवलदार है ये बहुत ही नोबल सर्विस है, बहुत ही बढ़िया वो है। और बड़ी अच्छे अगर पे स्केल की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, तो ग्रुप बी लेवल की जो पोस्ट हैं सिविल में उनसे बेहतर है ये, है ना, उनसे बेहतर है। अगर मैं हर चीज़ को तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि देखो इसमें एक देश सेवा की भावना भी आपको रखना है, वो फैक्टर भी रखना है। और फिर वो वर्दी, जो ग्रीन वर्दी आप पहनेंगे, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑलवेज आपका सीना चौड़ा रहेगा कि यस मैं हूँ देश का एक सैनिक, ठीक है। तो अभी जो बच्चे एजुकेशन हवलदार का एस्पिरेंट्स हैं, आप अप्लाई करें आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है इसके ऊपर मैंने वीडियो एक लेके आ चुका हूँ मैं, आप उस वीडियो को देखें, उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं बिल्कुल अप्लाई करें और अपनी तैयारी करें ज़ोर शोर से, ताकि आप सेलेक्ट हो सकें एजुकेशन हवलदार के लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं आपके डाउट का बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।